So, good morning, good evening, good afternoon, whenever you are watching this lecture on YouTube. So, I welcome you all to the very next lecture of our chapter 4 fast track batch revision batch. राइट, तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है. एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द biggest chapter of your syllabus. It starts from section 43 and it ends on 72, राइट. एंड अप टिल नाउ आज के डेट तक के आई होप हम लोगों ने सेक्शन 61 तक पूरा पढ़ लिया था. उसके सारे वीडियो भी अपलोडेड है. अभी हम लोग 62 से लेके 68 और 72 तक पूरा कवर करेंगे. ठीक है, आपको पता है ये जो चैप्टर है दो पार्ट में बटा है. 43 से 70 तक पूरा कौन डील करता है? शेयर्स के ऊपर. शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड डिबेंचर्स डील्स विद सेक्शन 71. ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे. अभी हम लोग वापस से एक एक चीज के डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इनटू द वेरी डेप्थ. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद वेयर वी लेफ्ट on the last day, last lecture. We are going to start with section 62. Right, 62 is one of the most amazing section, right? And अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है. Okay, just a second. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 62. देखो, अगर आपको ना आपकी इधर साइड पे दिख रहा होगा 62 पूरा प्रॉपर रेड में लिखा हुआ है. फ्रेश इशू, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, बीट राइट इशू, बीट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ठीक है, तो एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना ये तीन पार्ट में बटा हुआ है. ठीक है, इसके तीन पार्ट्स है. 62 1A, ठीक है, 1B और 1C. ठीक है, ये तीन पार्ट में बटा हुआ है. तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो राइट इशू या फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल को डील करता है. बताऊंगा क्या होता है. सेकेंड वाला पार्ट जो है वो ईसॉप को डील करता है. और थर्ड वाला पार्ट जो है वो प्रेफरेंशियल इशू को डील करता है. ये तीनों क्या है सर? तीनों बताऊंगा. ठीक है, प्लीज याद रखना. देखो, मैं जनरली ऐसे सेक्शन सब सेक्शन याद करने नहीं बोलता हूँ, बट जहाँ पे हो सकता है वहां पे बोलता हूँ. 62, ठीक है, 62 था ये. ठीक है, तो 62 बोल रहा है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल. तीन पार्ट में है, राइट इशू, ईसॉप इशू और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स गो इन टू द डेप्थ. चालू करते हैं अपन. ये सेक्शन है क्या, बोलता क्या है? आई होप ये तुम लोगों को सबको दिख रहा होगा. ठीक है, स्क्रीन पे प्रॉपर विजिबल होगा. लेट्स स्टार्ट. तो इट इज सेइंग दैट्स अ राइट इशू क्या होता है. अच्छे समझना. आई थिंक 11 12 में बचपन में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा. नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे सुनो. ये क्या बोल रहा है? 62 सेक्शन 62 राइट इशू जो है, जिसको एक और बोलते हैं फर्दर इशू, प्रीएम्प्टिव राइट, ऐसे करके बहुत सारे इसके नाम हो सकते हैं. ये क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जब मेरी नई नई कंपनी बनी, ठीक है, तब फर्स्ट टाइम जब मैंने आईपीओ लाया था, तब तुम जितने लोग हो ना जो अभी मुझे देख रहे हो, ठीक है, तुम ही लोगों ने मेरी कंपनी के ऊपर पैसा लगाया था. नाउ व्हाट हैपेंड, तुम्हारे पैसे से मैंने ग्रो किया, मैंने एक्सपांड किया और मैं फ्लोरिश हुआ. ठीक है, अच्छा, अच्छे से मेरा कंपनी का नाम हुआ. अभी मार्केट में मेरी इज्जत एक नंबर हो गई है कंपनी की. तो मुझे और पैसे की जरूरत है, मुझे और एक्सपांड करना है. अच्छा, आज की डेट में जब मुझे पहले कोई नहीं जानता ना, तब तुमने मुझ में पैसा लगाया था मेरी कंपनी के ऊपर में. नाउ अब इस कंपनी को सब कोई जानता है. अभी अगर मैं शेयर लेके आऊंगा ना, तो एवरीवन विल बी वेरी हैप्पी एंड विल बाय द शेयर्स. तो अभी क्या बोलता है पता है क्या? राइट इशू क्या बोलता है? पर बोलता है आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है ना, जो आपके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, आप फर्दर इशू जब शेयर कैपिटल करते हो ना, तो आप पहले उनको ऑफर दो, उनको राइट दो आपके शेयर्स खरीदने का. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन सिंपल टर्म्स अ राइट इशू. राइट इशू मतलब कि आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का आपकी कंपनी के ऊपर में पहला हक होगा, पहला राइट होगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट कैन बी टर्म्ड एज अ राइट इशू. इन द सेंस कि अगर समझो तुम 10 लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो पहले से, तो मैं पहले तुम लोगों को ऑफर करूंगा. तुम लोग अगर मेरे शेयर्स लोगे तब तो बढ़िया, मैं तुम ही लोग को दे दूंगा. नहीं लोगे तो फिर मैं भले ही बाहर वालों को दूंगा, प्रोवाइडेड जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है. इन द मैनर वी हैव टू डील. तो राइट इशू आई होप समझ में आया होगा. फर्दर इशू, ठीक है, उसी का एक और नाम है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल का, एफपीओ जैसे कई लोग बोलते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर, उस सेंस में. तो लिखा है इट अप्लाइज टू द कंपनी विच वांट्स टू रेस कैपिटल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स. तो जो कंपनी नए शेयर इशू करने चाहती है उनके पास 62 लगता है. सबसे पहला राइट इशू तो 1A में डिफाइंड है. ये किसको दिया जाता है सर? इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ठीक है सर, कौन से प्रपोर्शन में दिया जाता है? उनके पेड अप शेयर कैपिटल. एग्जाम्पल के तौर पे समझो, जैसे ऐसा आया कि 10:1. हर वो बंदा जो 10 शेयर रखता है उसको कितने शेयर्स का ऑफर मिलेगा? एक शेयर. वो चाहे तो कितना खरीद सकता है? एक. सर मैंडेटरी होता होगा क्या? नहीं, इट डिपेंड्स. आपको लेना है तो आप ले सकते हो. तो सर यहाँ प्रोस्पेक्टस इशू होता होगा.
हाँ, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं समझो, लेटर ऑफ ऑफर। तो ये किसके थ्रू होता है, लेटर ऑफ ऑफर, मतलब मेरे मेल आईडी पे मेरे को एक ऑफर लेटर आएगा कि ब्रो लविश व्यास, नॉट ब्रो, दे विल टेल कि डियर शेयर होल्डर, ठीक है, आपको ये इतना इतना शेयर्स ऑफर किया जा रहा है, और नीचे लिखी हुई कंडीशन है, मतलब आपको इतने से इतने दिन का टाइम दिया जा रहा है कि आपको अगर अपने शेयर्स लेने हैं, ये वाले फ्रेश शेयर्स, तो आप अप्लाई कर दो। अगर आप नहीं बोलोगे कुछ या कोई आपका रिप्लाई नहीं आया तो वी विल डीम कि आपने डिक्लाइन कर दिया है, कि आपको नहीं चाहिए थे। हो सकता है ना मेरे पास पैसा नहीं, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट फर्दर, तो फिर मैं नहीं लूंगा। तो ऐसे थोड़ी है जबरदस्ती मेरे ऊपर चेप दिया जाएगा या मेरे को चिपका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इट सेज, दैट ऑफर लेटर मस्ट इंक्लूड व्हाट, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आप ऑफर कर रहे हो, टाइम पीरियड क्या है सर एक्सेप्टेंस का, इन द सेंस भाई जैसे मिनिमम 7 दिन देना है और मैक्सिमम 30 डेज तक। अच्छा, कहीं पे तुम ये 15 डेज भी पढ़ोगे, ठीक है, बट अभी तुम कितना याद रखो, 7 डेज एज पर रूल 12 भी। ठीक है, तो 7 दिन से कम 7 दिन का टाइम देना। भाई तुमको डिसीजन लेने के लिए 7 दिन का टाइम तो देना पड़ेगा, वेदर यू वांट टू फर्दर इन्वेस्ट इनटू माय कंपनी और नॉट। ठीक है, तो उसलिए मैं ये देता हूँ। तो ये एक हो गया। इसके अलावा जस्ट सेकंड ना, और ये हो गया। इसके अलावा लिखा है राइट टू रिनाउंस। अब ये रिनाउंस मतलब तुमको पता है क्या? कैन एनीवन टेल मी इन दी चैट बॉक्स व्हाट डू यू मीन बाय रिनाउंस? रिनाउंस करना, राइट टू रिनाउंस शेयर्स। फास्ट फास्ट फास्ट। ए एम वेटिंग, फटाफट बताओ। नहीं आते तो बिंदास वो भी बताओ। ओके। प्राची, पूजा, प्रिया, मैनी। ओके, सुनो। हाँ, देखो क्या बोलना चाह रहा है। रेनाउंस करना मतलब आपको ये जो राइट दिया ना, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मिस्टर एलवी, इनको राइट दिया गया था कि ये 100 शेयर खरीद सकते थे। अब मिस्टर एलवी को नहीं खरीदना है। समझो एक और कोई है मिस्टर आरवी, ठीक है, वो इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, ये आउटसाइडर है। तो मिस्टर एलवी चाहे तो अपना राइट किसको दे सकते हैं, बेच सकते हैं, अपना राइट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो राइट है ना खरीदने का, कंपनी में फर्दर शेयर खरीदने का राइट, अगर आज वो राइट वो किसी और को ट्रांसफर कर दे तो दैट इज टर्म्ड एज रेनाउंसमेंट ऑफ शेयर्स। तो आपको राइट टू रिनाउंस भी होता है। भाई अगर आपको नहीं खरीदना है, आपको ये जो खास 100 शेयर खरीदने का ऑफर है, आप चाहो तो ये किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो जिसको शायद ये राइट ना मिला हो, तो वो फर्दर शेयर ले सकता है, प्रोवाइडेड आपके आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। अगर आपका आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है तो आप बिंदास रिनाउंस करो, आपका आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट करता है तो रिनाउंस नहीं कर सकते। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया तो जल्दी बताओ। ठीक है, फिर क्या, डिम डिक्लाइन इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन टाइम। तो अगर मैं ये इतने दिन के अंदर में कुछ हाँ या ना नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या होगा कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट। आ गया ना, बहुत ही बढ़िया। चलो, फिर क्या, इफ डिक्लाइन, फिर बोर्ड क्या करता है, उसको अपने हिसाब से डील करता है, विल अलॉट देम टू अदर्स, बट वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिसएडवांटेजेस नहीं होना चाहिए किसको, कंपनी और शेयर होल्डर्स को। मतलब समझो, जैसे जितने लोग को ऑफर किया गया था, एग्जाम्पल के तौर पर 100 लोग को ऑफर किया था, उसमें से केवल 30 लोगों ने लिया, बाकी 70 लोगों ने नहीं लिया, तो जो 70 लोगों का है वो बाहर वालों को दिया जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उसमें कुछ ऐसी कंडीशन लगा दो जो कंपनी और उसके शेयर होल्डर्स के लिए डिसएडवांटेजियस हो, मतलब कि आप एक तरफा डिस्काउंट दे रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो वो नहीं होना चाहिए। देखो लिखा है, इफ मिस्टर एक्स होल्ड 10% शेयर्स, ठीक है, एंड 1000 न्यू शेयर्स आर इशूड, एक्स गेट्स एन ऑफर ऑफ 100 शेयर्स। समझ में आने मतलब अराउंड वो जैसा भी कंपनी को देना है आपको वो दे देती है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब सर ये क्या लिखा है, मोड ऑफ डिस्पैच ऑफ द नोटिस। तो लिखा है भाई, इशू ओपन होने के एटलीस्ट 3 दिन पहले आपको क्या दे देना है, लोगों को नोटिस दे देना कि मालिक ये आने वाला है ऑफर। फिर काय से देना है सर, स्पीड पोस्ट हो सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल, कोरियर, या कोई और मोड जिसका आपके पास डिलीवरी का प्रूफ हो। प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जेम्पशन क्या है, एक्सेप्शन में, कि इनको शॉर्टर नोटिस भी अलाउड है अगर 90% जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंसेंट दे दी कि ठीक है ना भाई, हमको इतना नहीं चाहिए, हमको कम टाइम भी दे देना, तो दे विल हैव अ लोअर टाइम ऑल्सो। देखो प्राइवेट कंपनी समझना वो भाईचारे वाली कंपनी होती है, माइट भी वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते, मतलब प्रैक्टिकल सेंस में बोलूँ तो प्राइवेट कंपनी यूजुअली ना दोस्त या रिश्तेदार यही लोग मिलके बनाती है। सो दे डोंट हैव एनी दैट मच ऑफ फॉर्मेलिटी। तो जस्ट उनको लॉ ने भी अलाउ किया है, अगर आपके 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स गिव यू कंसेंट फॉर शॉर्टर नोटिस, सो वांट्स टू वेट, शॉर्टर नोटिस में आप दो और बिंदास अलॉट करो शेयर्स, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दिस लॉन्गर पीरियड्स। समझ में आया क्या? होप सो आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है।
चलो नेक्स्ट आते हैं सर, कन्वर्जन ऑफ लोन और डिवेंचर्स नॉट कवर्ड। ये क्या बोलना चाह रहे हैं सर? सेक्शन 62 डज नॉट अप्लाई टू इंक्रीज इन द कैपिटल ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिवेंचर्स इफ टर्म्स ऑलरेडी अप्रूव बाय एसआर। कुछ नहीं, एग्जांपल समझो, हम लोगों ने ना कोई लोन लिया था बैंक से 5 साल पहले, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लोन अग्रीमेंट में क्या लिखा था कि भाई अगर हम लोग लोन नहीं देंगे या लोन का के बदले हम लोग शेयर देने वाले हैं, तो जब आज आज वो टाइम आ गया, आज वो ड्यू डेट आ गया, अब आप लोन का पैसा नहीं दे रहे, तो यू हैव टू गिव शेयर्स। तो शेयर्स दोगे तो अपने आप आपका कैपिटल बढ़ेगा क्या? यस। तो वो लिखा है कि 62 डज नॉट अप्लाई टू इंक्रीज इन कैपिटल ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ लोन और डिबेंचर, जस्ट बिकॉज आपका लोन या डिबेंचर जो कि पहले अप्रूव था बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है, उसी टाइम जब आपने इशू किया था, ठीक है, तो आज की डेट में उसके ऊपर फिर ये अलग से अप्लाई नहीं होगा। यहाँ उस टाइम पे आपको कंडीशंस फॉलो नहीं करनी, ये सारी जो इतनी सारी कंडीशंस लिखी थी ना, ये सब कंडीशंस फिर फॉलो नहीं करनी, क्योंकि वो तो पहले से ही था ना। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आज मैंने डिवेंचर इशू किया था और मैंने बोला था दैट आर मैंडेटरी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर 2 years, 3 years, 5 years ऑन द मैच्योरिटी डेट, रिडम्पशन टाइम, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं उनको पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, या पार्टली पेड, पार्टली वाला था कि पार्टली आपको पेमेंट होगा, रिडम्पशन होगा, और पार्टली आपका कन्वर्ट होगा। तो जितना कन्वर्ट होने वाला है वो कन्वर्ट ही होना ही है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। फिर लिखा गवर्नमेंट डायरेक्टेड कन्वर्जन, ये क्या बोलना है? गवर्नमेंट मे फोर्स कन्वर्जन ऑफ लोन्स और डिवेंचर्स टू इक्विटी इफ इट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये भी याद रखना कि गवर्नमेंट भी आपको कभी कभी क्या कर सकती है, आपका लोन और डिबेंचर्स अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, ड्यू है, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करने बोल देगी? इक्विटी में, इन दी पब्लिक इंटरेस्ट। तो कंपनी किसके पास अपील फाइल करेगी? ट्रिब्यूनल के पास। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। समझो, गवर्नमेंट को अगर लग रहा है कि आपका ये जो डेट है इसको हम लोग को कन्वर्ट करना इक्विटी में, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी, ठीक है, तो अगर ये करना चाह रही है लोन या डिबेंचर्स को तो कर सकती है, लेकिन इसके खिलाफ कंपनी कहाँ जा सकती है? ट्रिब्यूनल में। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। अच्छा, गवर्नमेंट जब भी आदेश पास करेगी कि बेटा तेरे डेट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे इक्विटी में, ठीक है, तो वो क्या देखेगी? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसके इंटरेस्ट, उसके टर्म्स ऑफ द इश्यूज, मतलब ये सारा कुछ, इसके बाद ही वो एक फ्रेश डिसीजन लेती है। इसके अलावा बोल रहा है मेमोरेंडम ऑटो अपडेटेड फॉर इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल पोस्ट कन्वर्जन। कुछ नहीं, समझो तुम ये फिक्स है ना, अगर गवर्नमेंट का ये आदेश आ गया कि भाई मिस्टर एलवी की जो कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे एलवी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट का आदेश आया है कि दे नीड टू कन्वर्ट, मैंडेटरी कन्वर्जन, तो ये तो फिक्स है ना। अगर गवर्नमेंट का आदेश आया तो अपने आप, जैसे समझो मेरा 5 लाख का पेडअप था और 5 लाख का ही ऑथोराइज था, तो अब अगर मेरे 10 लाख की लोन अपने आप कन्वर्ट होगा इक्विटी में, समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट के आदेश के चक्कर में, तो वो तो ऑटो अपडेटेड हो जाएगा मेमोरेंडम। अलग से मेरे को उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो हम लोग सेक्शन 13 में पढ़ते हैं ना, अमेंडमेंट वगैरह, ठीक है, वहां पे अलग से नहीं करना पड़ेगा, ना ही सेक्शन 61 वाला हमको करना पड़ेगा। होप सो तुमको समझ में आएगा। 61 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती है, तो वहाँ हम लोग वॉलेंटरली कर रहे हैं, यहाँ मैंडेटरी कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ तो अपने आप ही जैसे गवर्नमेंट का आदेश आया ना, डायरेक्शन आया कि बाबू तुम कन्वर्ट कर लो, तो हमको कन्वर्जन करने के टाइम पे ऑटो अपडेशन हो गई होगा वो। समझ में आया कि मतलब अपने आप ही मेमोरेंडम में जो ऑथराइज कैपिटल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं? निडी कंपनीज, सेक्शन 62 इज नॉट एप्लीकेबल टू निडी कंपनीज विद शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन। समझ में आया? तो निडी कंपनीज के अलग से लॉज है, ठीक है, उनके ऊपर ये डायरेक्टली 62 ऐसे सच एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। होप सो तुमको समझ में आया होगा। बढ़ो आगे। चलो, तो अब आते हैं इसॉप में। सर इसॉप क्या होता है? इसॉप का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान स्कीम्स, वट एवर यू कॉल, ठीक है। तो ये बोला अगर आज आपको ये करना है तो आपको सबसे पहले जरूरी क्या है? एसआर पास करो, ठीक है। अब लिखा है इसॉप का मतलब क्या है? मींस द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स, टू द ऑफिसर्स और द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, या इट्स होल्डिंग कंपनी, इट्स सब्सिडरी कंपनी और इट्स कंपनीज, वट एवर, ग्रुप कंपनी समझ लो, विच गिव्स सच डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। कुछ नहीं, समझो अगर आज एक कंपनी है एलवी प्राइवेट लिमिटेड, उसमें 4 डायरेक्टर है या 2 एम्प्लॉई है, 2 डायरेक्टर है, तो मैं उन लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ क्या? कि तुम लोग आके मेरी कंपनी में द बेनिफिट और द राइट टू परचेज और टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। कुछ नहीं, प्री डिटरमाइंड मतलब जो आज डिसाइडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इन 4 लोग को बोल रहा हूँ कि बाबू अगर तुम लोगों को शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है, मार्केट में वो 2 साल बाद, 1 साल बाद वो शेयर 120 में मिलेगा, मैं आज तुम लोगों को वो चीज 80 में दे रहा हूँ, जस्ट इन केस ऑफ एग्जाम्पल, ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ये 80 में दे रहा हूँ, जो कि आपको 120 के शेयर्स पड़ेंगे आगे अगर आप लोगे तो मैं आज ही आपको वो ऑप्शंस दे रहा हूँ, वो राइट दे रहा हूँ, अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो इस ऑप्शन को।
अच्छा, लेकिन बोल रहे हैं आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में ही काम हो जाएगा कब? अगर प्राइवेट कंपनी है वो इशू कर रही है, सेक्शन 92 और 137 का डिफॉल्ट नहीं करी। 92 किस चीज के लिए सर? एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट नहीं हुआ है, जो आरओसी को हम लोग फाइलिंग करते हैं। और 137 किस चीज के लिए सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग का, जो हम लोग MGT 77A और ये सब कुछ फाइल करते हैं ना, एनुअल रिटर्न और AOC 4 वगैरह के जो फॉर्म होते हैं सर, ये सब फॉर्म तो हमने सुना नहीं है, आगे चल के सुनोगे। ठीक है, जब चैप्टर 9-10 आएगा। ठीक है, 7 और 9 वगैरह में ये सब कुछ सुनोगे। ठीक है, इसके अलावा बोल रहे सर स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनीज। ठीक है, तो जो ये इतनी बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सेक्टर्स में ये सब जो होती है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल ये जो कंपनीज होती है, ठीक है, सर्विस सेंटर्स की, तो इन लोगों को अप्लाई नहीं होता ये। ठीक है, फिर लिखा है प्राइस टू बी डिटरमाइंड बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब समझो एग्जांपल के तौर पे, आज जब मैंने इन लोगों को ऑप्शन दिया कि भाई आज तुम लोग ये 120 का शेयर 80 में खरीद लो, मतलब कि आज तुमको ऑप्शन दे रहा हूँ कि तुमको फ्यूचर डेट में इतने का चीज इतने में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज से ही तुमको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, जो भी इसकी कंडीशंस होती है। ठीक है, तो ये सर 80 रुपया 120 रुपया कहाँ से लाया आपने? रजिस्टर्ड वैल्यूअर की प्रॉपर रिपोर्ट से, उसमें से उसने जो दिया होगा। सर रजिस्टर्ड वैल्यूअर क्या होता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक खुद प्रोफेशनल होता है। तुम लोग जब CAVA बन जाओगे ना, ठीक है, तो उसके बाद यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑल्सो, उसमें भी बहुत पैसा है। ठीक है, एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। नाउ सर व्हाट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? इट टॉक्स अबाउट 62(1)(c। तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा था ना, बस उसी को ध्यान में रखना। ठीक है, 42 सेक्शन 42 में अपन प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना, तो लिखा है टू एनी पर्सन इफ सो ऑथोराइज बाय SR, मतलब अगर आप चाहो तो। ये भी एक अलॉटमेंट है ना, अलॉटमेंट तीन तरीके से हो रहा है, पहला राइट इशू, सेकंड ESOP में अलॉटमेंट हो रहा था, और थर्ड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये लिखा है राइट इशू में तो हम लोग किसको कहते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो इसके अलावा अगर हम किसी को कर रहे हैं तो टू एनी पर्सन, अगर आप किसी ऑथोराइज हो SR से, तो आप उनको फॉर कैश या फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन भी दे सकते हो। और प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। एग्जाम्पल समझो, मैंने तुम्हारे यहाँ से कोई फर्नीचर खरीदा, तो या मैंने कोई और चीज सप्लाई करी आपको, उसके बदले में आप मेरे को क्या देना चाह रहे हो? शेयर्स। तो उसकी करेक्ट वैल्यूएशन जरूरी है, तो वैल्यूएशन कहाँ से होगी? वैल्यूअर, रजिस्टर वैल्यूअर की रिपोर्ट से होगी। तो यू विल मेक इट फ्रॉम हियर। ओके, होप सो सेक्शन 62 समझ में आया होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन है और अच्छा सेक्शन है, हमने सारा समरी वे में डेप्थ में कवर किया। आया तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ बोनस इशू में। ओके, पूजा को आ गया, और बाकी लोग? प्रिया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 63, इशू ऑफ बोनस शेयर। सर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है भाई देखो, ऐसे एक्ट में ना इसकी मीनिंग डिफाइन नहीं है डायरेक्टली, बट कॉमर्शियल टर्म्स में अगर तुम समझोगे ना, तो बोनस शेयर्स ऐसे फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हैं। मतलब हम लोग सामने से शेयर होल्डर से कुछ नहीं लेते, ठीक है, जस्ट बाय कैपिटलाइजिंग अवर प्रॉफिट्स और अवर रिजर्व्स, जो भी हमारे पास। अच्छा समझो, अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा लमसम प्रॉफिट पड़ा है, आइडल कैश पड़ा है, तो व्हाट यू डू, you have to return it to the shareholders by way of either dividend or either bonus shares. So if you are issuing free of cost shares to your shareholders, right, then it will be termed as a bonus shares। ठीक है, जो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, है ना, ये कि इट देयर आर अ फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? दे आर अ फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक नंबर, कुछ नहीं है इसको ना कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स या प्रॉफिट बोलते हैं ना, ये वाला जो टर्म था वही तो बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट और रिजर्व किधर ट्रांसफर हो गया? कैपिटल का पार्ट बन गया। अभी तक समझो आपके बैलेंस शीट में एग्जाम्पल के तौर पे, अभी तक, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल, जस्ट मैंने टी शेप वाला एग्जाम्पल दिया है, इधर पे ना रिजर्व्स एंड सरप्लस पे दिख रहा था। ठीक है, अभी आपने उसको इधर से शिफ्ट करके कैपिटल में शिफ्ट कर दिया, समझो ऐसा कुछ। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ, अगर कभी क्वेश्चन आया तो प्लीज तुमको ये लिखना है, बोनस शेयर्स। MCQ वगैरह में भी आया है, तो व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स? सो यू नीड टू मेंशन इट, मींस इट इज द इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, बोनस शेयर में क्या करते हैं, जो पैसा आइडल कैश पड़ा है, मेरे अभी कोई काम नहीं आ रहा इतना, या मेरे पास है, तो जनरली व्हाट आई डू, ठीक है, मैं शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर देता हूँ, उनसे तो पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो मेरे को कुछ अकाउंटिंग एंट्री तो मारनी पड़ेगी। तो मैं मेरे रिजर्व्स को उठा के, मैं अकाउंट्स में नहीं जा रहा, मैं उसको रिजर्व से उठा के, प्रॉफिट से उठा के कैपिटल का पार्ट बना देता हूँ। समझ में आया? तो क्या मेरी पोजीशन सेम होती होगी उसमें? चलो वो भी। फिर एक ये
ठीक है, इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डायरेक्टली आ जाओ सर सोर्सेज ऑफ बोनस इशू। तो बेटा कहाँ कहाँ से अलाउड है, तो फ्री रिजर्व अदर देन रिवैल्यूएशन रिजर्व, याद रखना रिवैल्यूएशन रिजर्व हर जगह से एक्सक्लूड होता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज सकते हो, सीआरआर, सीआरआर का एक यूज होता है। ठीक है, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो ये तीन जगह पे आप करते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिटेंशन रिजर्व, इन तीनों का यूज करते हो अगर आप क्या इशू करने वाले हो, बोनस इशू। फिर लिखे सर नॉट अलाउड फ्रॉम कौन सा रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, तुम देख लेना जाके, रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसके लिए सर प्री रिक्विजिट्स क्या है, तो बोले कंपनी कर सकती है अगर वो काय से ऑथोराइज है, आर्टिकल से ऑथोराइज है, बोर्ड ने रिकमेंड किया और शेयर होल्डर्स ने अपनी मीटिंग में उसको अप्रूव किया है, शेयर होल्डर्स ने भी उसके ऊपर अपना हामी दी है। ठीक है, इन्होंने किस चीज का डिफॉल्ट नहीं किया भाई, अगर समझो तुमने पहले लोगों का पैसा खा रखा है, डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज, समझो मैंने डिबेंचर इशू किया था, मैंने लोगों से डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा लिया है, वो मैं खा के बैठा हूँ एंड आई एम नॉट रीपेइंग देम, एंड व्हाट आई एम सेइंग कि यार मैं तो शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दूंगा, बहुत पैसे है मेरे पास, मैं पैसे बांट रहा हूँ। नहीं भाई, व्हाट यू आर डूइंग, देखिए इनसे इनको दुख दर्द पीड़ा होगी, तो अगर आपने डिपॉजिट या डेट सिक्योरिटीज या एम्प्लॉय का कोई स्टेचुटरी ड्यू जो आपको जमा कराना था, लाइक पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस का पैसा कोई जमा कराना था, आपने उसमें डिफॉल्ट कर रखा है। ठीक है, अगर आपने ये डिफॉल्ट किया एंड यू आर सेइंग दैट आई विल बी गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स, नो दिस इज नॉट अलाउड, व्हाट अ ब्लंडर यू आर डूइंग, यू आर नॉट अलाउड, कंपनी एक्ट ने मना कर दिया। ठीक है, तो लिखा है अच्छा ऑल पार्टली पेड अप शेयर्स को आपको क्या किसमें कन्वर्ट करना है, फुल्ली पेड अप, मतलब कि फुल्ली पेड अप शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है उन्हीं के बदले आपको क्या मिलते हैं, बोनस शेयर्स। अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप है तो जाओ पहले उसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट करो। ठीक है, देन आफ्टर यू विल बी गेट एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स। ठीक है, और जो रूल 14 में लिखा है, ठीक है, आपको कंप्लाई करना है, क्या बोलते हैं, वंस बोनस इशू इज अनाउंस इट कैन नॉट बी विड्रॉन ऑफ कॉज। आपने एक बार एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दिया, सो आप वापस बैक नहीं हो सकते, उससे मार्केट पोजीशन बहुत चेंज हो जाती है। भाई मैंने मार्केट में अनाउंस कर दिया, आई एम गोइंग टू गिव फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर्स टू दी शेयर होल्डर्स, ना मार्केट में हो सकता है इसकी अच्छी खबर हो, मार्केट अप हो जाए, डाउन हो जाए, वट एवर। ठीक है, तो बाद में आप ऐसे मजाक मस्ती नहीं कर सकते, पहले आप सपने दिखा दो, देन आफ्टर यू से कि नहीं आई विल नॉट बी गिविंग दिस, दिस इज नॉट अलाउड, सम वे इट बिकम्स अ डेट। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन, तो लिखा है सर बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड के बदले आप बोनस शेयर दे रहे हो ऐसा आप बोल के नहीं दे सकते, समझ में आ रहा है, दिस इज नॉट अलाउड, क्योंकि डिविडेंड की कंडीशंस अलग है, जो डिविडेंड वाले चैप्टर्स में आएंगे, बोनस शेयर्स अलग है, तो दोनों को आप ऐसे नहीं कर सकते, ये लाइन हमेशा याद रखना। फिर लिखा है कंपनी कैन कैपिटलाइज प्रॉफिट टू इशू बोनस शेयर और पे अनपेड शेयर कैपिटल ऑन द मेंबर्स शेयर्स, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, बस उसको इसको इंपॉर्टेंट याद रखो, होप सो इतना समझ में आ गया, है ना। ये भी वही लिखा है कि आप अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हो, या तो कैपिटलाइज कर दो बाई इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तो मेरा जो प्रॉफिट था मेरे को तुमको किसी फॉर्म में रिटर्न तो देना है ना, मैंने उसको बोनस शेयर के फॉर्म में दे दिया, और पे अनपेड शेयर कैपिटल ऑन दी मेंबर शेयर्स। ठीक है, तो जो भी अनपेड शेयर कैपिटल है वो आपको वापस पे कर दूंगा, वैसे भी हो जाता है, तो इट इट इज समवेयर वही। ठीक है, अब सेक्शन 64 किसको लिंक करता है, सेक्शन 61 को, ये बोलता है भाई आपको नोटिस देना है रजिस्ट्रार को, अगर आपने क्या किया 61 में अल्ट्रेशन, सेक्शन 61 में अल्ट्रेशन कर दिया तो उसको लिंक कौन करता है, 64, क्या बोलता है आपको कौन सा फॉर्म फाइलिंग करना है, SH4, किसको, रजिस्ट्रार को, कितने दिन के अंदर, 30 डेज से जहाँ से आपने कोई भी अल्ट्रेशन किया है। ठीक है, जो भी चेंजेस करे, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मेरा कैपिटल 5 लाख से 10 लाख कर दिया, सो आई मेड दिस, तो मेरे को ये किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आरओसी को, उसके पब्लिक रिकॉर्ड्स में अवेलेबल रहेगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये कुछ पेनल्टी है, इफ़ यू गाइस कैन लर्न दिस देन प्लीज डू लर्न दिस। ठीक है, अब मैं इसको याद तो नहीं करा पाऊंगा ना तुमको, है ना, सो यू हैव टू थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क अपन करते हैं। अब इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी मार्क करके रखना, कई बार पता नहीं बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं 61 और 66 में। 61 इज अल्ट्रेशन, 66 इज रिडक्शन। ठीक है, 61 में ट्रिब्यूनल की परमिशन इन जनरल नहीं लगती, 66 में ऑलमोस्ट हर केसेस में मतलब लगती ही है, 66 में ट्रिब्यूनल की परमिशन लगती है। ठीक है, 61 में ओआर से काम हो जाता है, यहाँ पे देखो किससे काम होता है, इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं। तो चलो आ जाओ 66 है क्या सर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देखो ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, तो आप पहले कहीं थे अभी आप कहीं आ रहे हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा अपनी कैपेबिलिटीज अपनी स्ट्रेंथ को कम कर रहे हो, एक तरीके से कैपिटल इज योर स्ट्रेंथ। सो इफ यू आर डूइंग दिस, सो लिखा है ये एप्लीकेबिलिटी कम, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है, जिनके पास या तो शेयर्स है या गारंटी विद शेयर कैपिटल, मतलब एट द एंड शेयर कैपिटल या शेयर होना चाहिए, तभी तो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करोगे ना। सर अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है ना, कंपनी विद शेयर्स, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, तो लिमिटेड बाय गारंटी है लेकिन शेयर कैपिटल भी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये लिखा है पर्पस क्या है, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना,
व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, एलिमिनेटिंग लॉसेस और रिटर्निंग सरप्लस फंड्स। ठीक है, तो अगर आप ये करना चाह रहे हो यू कैन डू बिंदास, तो आप ये करो, कोई दिक्कत नहीं है बोलता है। ठीक है, तो देखो आप अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। ठीक है, आपका जो भी अभी तक कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा था, आप उसको रीस्ट्रक्चर करो, रेड्यूस करो शेयर कैपिटल को फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए, माइनस करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए, खत्म करने के लिए, या जो सरप्लस फंड हो गए, ऐसे तो आपको इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने समझो 10 रुपए का शेयर इशू किया, आपको 8 की जरूरत है, आप 2 रुपए वापस करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। सो समवेयर अगर 10 से 8 हो रहा है, अब 10 से 8 में आ रहे हो, तो यू आर रिड्यूसिंग, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो क्या मेथड ऑफ रिडक्शन क्या है सर? देखो मैं तुमसे केवल 3 चीज चाहता हूँ, अगर तुम याद कर सकते हो तो ये वर्डिंग्स याद कर लो। आईसीआई का आंसर चेकर इतना खुश हो जाएगा ना, ही विल बी वेरी proud, he will be giving very good marks to you. Okay, so what I was saying, that extinguish or reduce the liability on the unpaid share capital। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा शेयर कैपिटल जो अभी क्या आपका अनपेड है, तो आप उसमें या तो एक्सटिंग्विश कर दो, पूरा ही खत्म कर दो, या कम कर दो लाइबिलिटी। समझो एग्जांपल, मेरे को तुम लोगों से 10 रुपए का शेयर कैपिटल है, 8 रुपए पेड अप है। ठीक है, व्हाट आई वांट कि अनपेड शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो मैं तुम्हारी लाइबिलिटी रिड्यूस करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ 10 रुपए की जगह 9 रुपए कर दूं, 1 ही रुपए की लाइबिलिटी रखूँ, या पूरा ही खत्म कर दूं, 8 ही रुपए रखूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ तो आई कैन डू दैट ऑल्सो। समझ में आया? जी, जो तुम्हारी लाइबिलिटी है, या तो उसको पूरी पूरी खत्म कर दूं, 2 रुपए देना है, या 1 रुपए कम कर दूं, और एक रुपए खत्म कर दूं, और 1 रुपए वो हो गया, तो कम कर दिया, पूरा पूरा खत्म नहीं किया लेकिन कम कर दिया। कम करना मतलब रेड्यूस, एक्सटिंग्विश मतलब पूरा ही खत्म कर देना ऑन योर अनपेड शेयर कैपिटल। जो भी शेयर कैपिटल क्या है, अनपेड है। ठीक है, फिर लिखा है कैंसल पेड अप कैपिटल लॉस्ट और अनप्रेजेंटेड बाय एसेट। ये क्या बोलना चाह रहा है? कोई ऐसा पेड अप कैपिटल है जो या तो लॉस्ट हो गया है, या असेट्स के द्वारा ढंग से प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, मतलब कि डायरेक्टली। ठीक है, वो असेट्स जितने आपके असेट्स हैं बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, ये अकाउंट्स ऐसे, ये मैं ना रेगुलर क्लासेस में प्रॉपरली ऐसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे कितना अमाउंट आ रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, और वो कैपिटल की वैल्यू लॉस हो गई, और यहाँ पे जो असेट का साइड है, ठीक है, वो बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं। तो उन दोनों को लेवल करने के लिए हम लोग यहाँ से राइट ऑफ कर देते हैं। ऐसा बहुत कुछ हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल लेके, बट एज ऑफ नाउ इन दिस डेप्थ में हम लोग नहीं जा सकते, बट मैं तुमको बेसिक बता देता हूँ। इसका मतलब है कैंसिल योर एनी पेड अप कैपिटल विच इज लॉस्ट, जिसने अपनी पेड अप वैल्यू का जो आपका कैपिटल का वैल्यू है ना वो लॉस्ट हो गया है, या वो अवेलेबल असेट जितने हैं ना आपके पास उससे अनरिप्रेजेंटेड है, मतलब ट्रू वैल्यू शो नहीं कर रहा है। सो इफ देयर इज समथिंग लाइक दिस, तो आपको उसको खत्म कर देना, अगर आप उसको सही वैल्यू में लेके आना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, चलो मैं तुमको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये जिसको समझ आ जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। समझो एग्जाम्पल, ये मैं टी शेप कर रहा हूँ क्योंकि तुमको शायद टी से जल्दी समझ में आए। एग्जाम्पल लाइबिलिटी, एग्जाम्पल असेट्स। समझो मेरे जो असेट्स है वो 1 लाख रुपए के, मेरा कैपिटल भी 1 लाख था, लेकिन अभी क्या हुआ, असेट्स की वैल्यू कम हो गई समझो। ठीक है, असेट्स की वैल्यू हो गई 80,000 रुपया। ठीक है, अब ये 80,000 रुपये हो गई, और मेरा कैपिटल कितना दिख रहा है, 1 लाख। तो मेरे को इसको यहाँ से 20,000 माइनस करना पड़ेगा, तो रेड्यूस किया गया मैंने यहाँ, इसको भी 80 लाने के लिए। ठीक है, इसको मैच करने के लिए, अवेलेबल असेट से सही से रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया है, तो इट इज वेरी वेल कवर्ड इन दिस रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब इसके अंदर बहुत सारे हम लोग प्रिजम्पशन और बहुत सारी चीजें समझाते हैं, अभी इतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट तुमको एक ओवरव्यू देना था करके मैंने दे दिया। नेक्स्ट सर, अगर कोई पेड अप कैपिटल है उसको पे ऑफ कर दो एक्सेस में। जैसे समझो जितनी मेरे को नीड ही नहीं है, मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में भी दिया, जिस चीज़ की मेरे को इतनी नीड ही नहीं है, मैं अगर तुमको मेरा वो जो सरप्लस फंड है वो एक्सेस है वो देना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस कर सकता हूँ। समझो मैंने तुमसे भूल से 12 रुपये मंगा लिए, भूल से मतलब इन द सेंस मेरे को लगा 12 रुपये की नीड होगी, जबकि मेरे को 10 ही की नीड थी, तो मैं 2 रुपये वापस तुमको करना चाह रहा हूँ, तो डेट इज ऑल्सो, तो मैं 12 से 10 में आ रहा हूँ ना, तो डेट इज ऑल्सो कवर्ड। फिर लिखा है रिक्वायरमेंट सर, अब इसको करने के लिए क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए एसआर। ठीक है, एसआर पास करो सबसे पहले शेयरहोल्डर्स का, फिर ये किसके लिए आप पिटीशन फाइल करो, या एप्लीकेशन फाइल करो एनसीएलटी को, और उनसे कंफर्मेशन लो कि मालिक, एनसीएलटी मालिक, हम लोग ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा करके हम लोग अपना एक रिस्ट्रक्चरिंग का स्कीम लाए हैं, या लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए, या सरप्लस फंड्स को रिटर्न करने के लिए। तो विल यू अलाउ अस, एंड इफ दे अलाउ अस मतलब कि वो पूरा देखने के बाद, सारे फाइनेंशियल और सब चीजें देखने के बाद अपने को अलाउ कर देते, प्रोवाइडेड आपका डिपॉजिट रीपेमेंट या उसके इंटरेस्ट का क्या नहीं होना चाहिए। अरे मतलब मैंने इसका कोई डिफॉल्ट नहीं किया, समझ, जिस दिन मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना फॉर दिस पर्टिकुलर 66 का रिडक्शन ऑफ कैपिटल एनी फॉर्म ऑफ 3 टाइप्स में से, ठीक है, सो उस दिन मेरे पास क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी डिपॉजिट रीपेमेंट या उसके इंटरेस्ट का अरियर्स नहीं होना चाहिए। होप सो।
समझ में आ गया होगा। अगर इतना आया तो समझो, आ जाओ प्रोसीजर में। प्रोसीजर क्या बोलते हैं सर, सबसे पहले आप क्या पास कर लो, एसआर पास कर लो। फिर जाओ एनसीएलटी की कंफर्मेशन के लिए, एनसीएलटी की अप्रूवल के लिए, कि मालिक एनसीएलटी हम लोग आपसे ये चाह रहे हैं, विल यू अलाउ अस। तो अगर मालिक एनसीएलटी अपने को अलाउ कर देता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो किसको पूछता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार, सेबी और क्रेडिटर्स, अगर लिस्टेड हो तो ही आपसे सेबी से पूछता है वो। सर इन लोगों से क्या पूछता है और क्यों पूछता है भाई, समझो, इनसे पूछता है भाई तुम लोग को कोई दुख दर्द पीड़ा है क्या, ए सेंट्रल गवर्नमेंट, ए रजिस्ट्रार, सेबी, ए क्रेडिटर्स, मैं ना ये कंपनी मेरे पास एप्लीकेशन लेके आई है, अब मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, एनसीएलटी ऐसे पूछता है, मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इनको ये अलाउ करता हूँ, देखो कैपिटल कम हो जाएगा। सर क्रेडिटर को क्यों पूछना, वो तो कोई लीगल अथॉरिटी भी नहीं है भाई, लेकिन उसने भी तो पैसा दिया है, समवे और दी अदर, उसका भी तो कंपनी में पैसा लगा है। एंड जनरली क्रेडिटर्स सी दे रिलाई ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ योर कंपनी, कैपिटल कितना इंटेक्ट है, ठीक है। सो व्हाट व्हाट यू डू, अगर आपने एकदम से कैपिटल रिड्यूस कर दिया तो दुख दर्द पीड़ा होगी, उनको दर्द होगा इधर सीने में क्रेडिटर्स को, कि यार ये तो हमारे साथ कंपनी धोखा कर सकती है। सो इससे बचने के लिए, ठीक है, क्रेडिटर्स से भी पूछा जाता है कि क्रेडिटर्स के साथ हम लोग कोई धोखा तो नहीं करना चाह रहे, दैट इज व्हाट। तो एनसीएल तो आपको इशू करेगी नोटिस, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को, सेबी को, क्रेडिटर्स को, इनको पूछेगी, ए तुम लोग को कोई दुख दर्द पीड़ा है, कोई ऑब्जेक्शन है, नहीं है तो ठीक है तो बता दो, एनओसी टाइप का दे दो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप कितने महीने में बता दो, 3 महीने में। उसको कंसिडर करेगी, बातचीत करेगी, हियरिंग वियरिंग करेगी, अगर कुछ है, किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं है तो क्या कर देगी, कंफर्म, कंफर्म मतलब अप्रूव, कि मालिक ठीक है आपका ये काम हो जाएगा, आप बिंदास रिडक्शन करो। मतलब सर ये इतना इजी नहीं है, यस दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी, ठीक है। एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए भाई, और ऊपर से फिर एनसीएलटी इन लोगों से भी पूछती है एप्लीकेशन नोटिस देके इनको, तो इट इज अ टाइम टेकिंग एज वेल एज अ लेंदी प्रोसेस, नॉट अ डे टू डे रूटीन प्रोसेस। ओके, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर एनसीएलटी कंफर्म करेगी रिडक्शन, अगर क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट क्या हो गया, सेफ गार्ड है, मतलब हम लोगों ने बोल दिया कि मालिक आई नो क्रेडिटर्स को दुख दर्द पीड़ा होगी, बट उनके लिए हमने सिक्योरिटी रख दिया है, उनके लिए पेमेंट का इंतजाम कर दिया है, ऐसा ही हमारी पोजीशन इतनी कोई बड़ी भारी वो नहीं होगी। और सेक्शन 133 के हिसाब से तुमने एएस की रिक्वायरमेंट पढ़ी है ना, तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसा है, अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सब सही है तो दे विल अलाउ। समझ में आया? अच्छा, एक बार कंफर्मेशन आ गया किसका सर, ये ट्रिब्यूनल का, तो आप इसको कहाँ पे पब्लिश एनसीएलटी ऑर्डर, जैसे एनसीएलटी ने बोला न्यूज़ पेपर या जहाँ जहाँ पे पब्लिश करने के लिए, एक कॉपी किसको फाइल कर दो, आरओसी को, और फिर रजिस्ट्रार आपको रजिस्टर कर लेते हैं और नया सर्टिफिकेट दे देते हैं ऑफ योर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? ऐसा। फिर लिखा है एग्जेम्पशन, तो लिखा है ये जो प्रोविजन है किसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, बायबैक। बायबैक में भी आपके शेयर्स का सेक्शन 68 अब भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो 68 में भी क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, मतलब एक तरीके से तुम देखोगे तो बायबैक करना है, अपने शेयर्स वापस खरीद के उसको डिस्ट्रॉय कर देना इज इन जनरल बायबैक। कंपनी खुद अपने शेयर खुद खरीदती है और उसको एक तरीके से खरीदती है किस पर्पज के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो उतना माइनस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सो इट इज ऑल्सो काउंट टू बी रिडक्शन। बट उसके लिए कंडीशंस कहाँ बताएंगे, सेक्शन 68 में। तो 68 यानी कि बायबैक को आप कभी भी क्या मत मानना, रिडक्शन, तो यहाँ कवर नहीं होगा, वो 68 में कवर होगा। फिर लिखा है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, तो वो लिखा है भाई मेंबर्स लायबल टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स पोस्ट रिडक्शन। तो अब जो पोस्ट रिडक्शन जितना भी अनपेड अमाउंट होती है उनकी लाइबिलिटी होगी। क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन कैसे मिलता है, क्योंकि अगर कोई क्रेडिटर का नेम इग्नोर ओमिट हो गया था ड्यू टू इग्नोरेंस और नेचर ऑफ डेट, मतलब एग्जाम्पल की समझो 4 लोग थे, ए बी सी और डी, डी का नाम हम लोगों ने भूल से भूल गए नाम डालना, और कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर दिया, तो ये डिफॉल्ट है किसके अंदर, आईबीसी के अंदर। आईबीसी अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, इंश्योरेंस इन बैंक्रप्सी को 26 सीए फाइनल में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। उसमें प्रॉपर एक सब्जेक्ट है ये, यू विल हैव एसपीओएम में सब्जेक्ट एंड यू विल अंडरस्टैंड। बट इतना समझ लो, अगर फिर वो दिवालिया होने की जो कार्यवाही होती है ना आईबीसी के अंदर होती है, ठीक है, तो कंपनी के खिलाफ आईबीसी में प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, मतलब आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप किसी का पैसा लेके किसी को नहीं देते हो ना, तो इट कम्स अंडर डिफॉल्ट अंडर आईबीसी, उसके एक लिमिट है, तो वी विल काउंट देयर ओनली। मतलब अगर आपने भूल से अगर कर दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझ के किया तो दे विल डू वट एवर दे वांट। अब इतना हमारे डेप्थ में काम करनी है। इसके अलावा पेनल्टी भाई 447, 447 क्या है सर, जल्लाद। सर ये क्या नाम है, जल्लाद समझते हो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय जल्लाद, दोज आर वाचिंग दिस लाइव, व्हाट इज मीन बाय जल्लाद, इफ एनीवन नोस, फास्ट 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 जल्दी बताना। जल्लाद कभी तुमने सुना होगा, आई ऑलवेज इन माई रेगुलर लेक्चर आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड, सो दैट स्टूडेंट ऑलवेज, उनको हमेशा याद रहता है।
एग्जैक्टली, फांसी में लटकाने वाला। हाँ, समझो सर, ये 447 में क्या फांसी होती? नहीं भाई, फांसी नहीं होती है, बट यू गेट अ जेल ऑफ 10 ईयर्स। भाई 10 साल में तो सब बदल जाता है। 10 साल के लिए अगर आपको जेल हो गई, आपको फाइन लगता है 3 टाइम्स तक का मैक्सिमम, जितना भी आपने पेनल्टी फ्रॉड किया है। समझ में आ रहा है? और 10 साल मैक्सिमम जेल है इसके अंदर। तो अगर आप इतने गंदे तरीके से फंस सकते हो, तो एक तरीके से जल्लाद सेक्शन है नहीं, 447, मतलब ये बहुत बड़ी धमकी है आपके ऊपर कि इफ यू आर डूइंग दिस देन यू विल बी हेल्ड लायबल। होप सो ये समझ में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि 62 से 66 अभी हम लोगों ने निपटा लिया है, अच्छा खासा पोर्शन। इतना समझ में, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस यस यस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो अकाउंट्स में है, वो भी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। समवन इज आस्किंग मी डाउट, ओके, लाइक यू रिस्ट्रक्चर द कैपिटल। यस 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 एग्जैक्टली। देखो, रिस्ट्रक्चरिंग की ना स्कीम्स होती है। स्कीम्स मतलब प्लान, अग्रीमेंट्स, अरेंजमेंट्स। ठीक है, वो तुम लोग आगे चल के पढ़ोगे सीए फाइनल में, और आगे और भी आएगा। तो ऑल्दो यू गाइज अंडरस्टैंड इट इन अकाउंट्स ऑल्सो, जो आपका पहला वाला सब्जेक्ट है पहले ग्रुप का। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप पढ़ते हो। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू आप उसको करते हो। देखो, अकाउंटिंग एंट्री मार रहे हो तो आप अकाउंट्स में कर रहे हो, लॉ को आप फॉलो करो, कंप्लायंस कर रहे हो तो आप यहाँ पे कर रहे हो। होप सो तुमको समझ में आ गया होगा, पूजा। ग्रेट। चलो आओ, अभी हम लोग ना ये जो नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ से पढ़ेंगे। चार्ट बुक है ये अपनी। ठीक है, सेक्शन 6 अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, तो बिंदास तुम मेरे को ना इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं तुमको भेज दूंगा पर्सनली। ठीक है, ये मेरा नंबर है। चलो आओ, तो सेक्शन 67 से चालू करें। सर ये है क्या सेक्शन 67? चलो पहले मैं तुमको बता दूं ये तीन सेक्शंस का पूरा बंचेस कैसा है। समझो, बायबैक के जो प्रोविजन है, अभी हम लोग बायबैक को ही पढ़ने वाले। तो सेक्शन 67 क्या बोलता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन फाइनेंसिंग। ये क्या है सर? ये बोलता है कि भाई, आप क्या किसी को कोई लोन, एडवांस, ये सब कुछ दे सकते हो आपके शेयर खरीदने के लिए? वो 67 डील करेगा। 60 और 69 क्या बताते हैं? कंडीशन ऑफ बायबैक, शेयर बायबैक कैसे होगा। 70 क्या बताता है? कुछ केसेस में बायबैक अलाउड नहीं होगा, प्रोहिबिटेड होगा। तो ये पूरे 3 4 सेक्शन का बंच हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वी विल स्टार्टिंग विद सेक्शन 67। ये क्या बोलता है? कंपनीज नॉट टू गिव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर व्हाट? फॉर परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर और सिक्योरिटीज और फॉर होल्डिंग। मतलब कंपनी खुद अपने शेयर्स खुद के नाम से परचेज करने के लिए किसी को कोई पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी, लोन या कोई और फॉर्म में अलाउ नहीं करेगी। कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डू सो। समझ में आया? लेकिन उसकी एक्सेप्शन क्या है सर? ठीक है, ये सर हमको याद क्या करना है, केवल ये तीन चीज, ये तीन एक्सेप्शंस। समझो इधर आओ, ये क्या बोल रहा है कि लेंडिंग बाय बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अरे भाई, उसका धंधा है, वो तो सबको लोन देती है, तो उसका तो काम ही ना। यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट अ कंपनी, यू कैन नॉट प्रोहिबिट अ कंपनी विच इज अ बैंकिंग कंपनी, जिसका धंधा ही यही है। तो दे विल बी हैविंग, ये तो उनका काम ही है ना, तो वो तो देंगे ही देंगे। नेक्स्ट है सर, अगर कोई स्कीम आपने अप्रूव करी बाय पासिंग ऑफ एसआर फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज, है ना, फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स। एग्जाम्पल जैसे तुमने ईसॉप पढ़ा है ना, वैसे ही समझो स्कीम है। ठीक है, कोई अपनी ईसॉप की स्कीम होती है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जैसी होती है ना, वैसे ही किसके बेनिफिट के लिए? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। उसमें आप क्या दे रहे हो? फुल्ली पेड अप शेयर्स। समझ में आ रहा है? उनके लिए अगर आप रख रहे हो तो वो सब चीज करने के लिए अलाउड। आपने कोई ट्रस्ट बनाया, उसके थ्रू आप कर रहे हो, ट्रस्ट को दे रहे हो। इसके अलावा सर आप लोन दे रहे हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार केस लॉ बना है। ठीक है, गिविंग ऑफ लोन्स नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर दी फुल्ली पेड अप शेयर। समझो, एम्प्लॉय को आप लोन दे रहे हो, क्या? उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स खरीदना है, तो उसको कितने तक का लोन दे रहे हो? उसकी जितनी भी सैलरी होती है ना, 6 महीने की, उतने तक का अगर आप लोन दे रहे हो तो बिंदास आप दो, बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हर एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे अगर आप बोल रहे हो कि केएमपी टाइप का है, डायरेक्टर प्रमोटर टाइप का है, तो उन लोगों को आप लोन दोगे तो वो गलत हो जाएंगे ना। ठीक है, तो उसमें कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है, बट इतना याद रखना 6 महीने की सैलरी है यहाँ पे। फिर अगर नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, ये अच्छा कंडीशन है, ये 2 3 जगह आती है ये कंडीशन, प्लीज याद रखना। ये ऊपर की चीजें, ये जो रेस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीजें किसके ऊपर एप्लीकेबल है? प्राइवेट कंपनी, प्रोवाइडेड ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहले क्या बोल रहा है? नो बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, मतलब कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर किसी और ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, बॉडी कॉर्पोरेट ने। ये बात समझ रहे हो? मतलब वो किसी की सब्सिडरी वगैरह नहीं है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझो, जैसे कि मेरी कंपनी एलवी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये एलवी प्राइवेट लिमिटेड अगर जो कंपनी ना, इसके ऊपर कोई और, समझो कोई आरवी प्राइवेट लिमिटेड ने इन्वेस्ट नहीं किया है, या कोई और ऐसा, फिर लिखा है बोरोइंग लेस देन दी
लोअर ऑफ मतलब कि आपकी 2 टाइम्स ऑफ योर पेड अप कैपिटल या 50 CR, इससे कम का बोरोइंग होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक है तो अलाउड है। इसके अलावा बोल रहा है आपको रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग का कोई क्या नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट इन सच रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। तो आपने अगर कोई बोरोइंग करी और उसको आप पैसा खा के बैठे एंड यू आर, सो यू आर नॉट अलाउड। तो अगर आप ये तीन चीज फुलफिल करते हो तो ये सारी जो ऊपर की कंडीशंस है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल करती है तो बाकी चीजें उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बस ये इतना ही था। चलो आ जाओ। अभी हम लोग आते हैं सर 68 में, वेरी इंपॉर्टेंट, बायबैक ऑफ शेयर्स। आई होप ये तुम लोग को दिख रहा होगा। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। बायबैक ऑफ शेयर सेक्शन 68, इट इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन, समवे और दी अदर तुमको अच्छे से याद रखना है। ये बोल रहा क्या है सर, चलो आओ पढ़ते क्या बोल रहा है। तो लोग कंपनी चाहे तो परचेज कर सकती है अपना खुद का शेयर या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ठीक है, पहले 67 में अलाउ नहीं किया, 68 में क्या बोल रहा है, कर सकती है। अगर आप ऑफ योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज्ड हो, ठीक है, तो आप किससे कर सकते हो सर, तीन चीजें बताई यहाँ पे। पहला क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास फ्री रिजर्व है क्या, उससे बायबैक कर लो, फ्री रिजर्व में जितना पैसा पड़ा है। सिक्योरिटीज भी में क्या, हाँ वहाँ पे भी हम लोग 5 यूज में पढ़े ही थे, सिक्योरिटीज में पैसा है तो वहां से आप बायबैक कर लो। या इसके अलावा प्रोसीड्स ऑफ एनी इशू ऑफ एनी शेयर्स और सिक्योरिटीज नॉट ऑफ सेम काइंड। अच्छा समझो, जो शेयर्स बायबैक कर रहा हूँ उसी से पहले मेरे पास कोई पैसा पड़ा हुआ था, उसी से बायबैक नहीं कर सकता मैं। कोई और दूसरे शेयर के इशू करने से मेरे पास क्या आए थे, कोई प्रोसीड्स मतलब पैसा पड़ा था, वो अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो बिंदास कर सकता हूँ। आया, ये तीन तरीका अलाउड है। और अगर आप कौन सी कंपनी हो, लिस्टेड हो, तो आपको किसको फॉलो करना है, आपका माई बाप कौन जाता है, सेबी। तो सेबी की कंडीशंस को आपको क्या करनी है, फुलफिल करनी है। अच्छा एक चीज याद रखना, आपको सीआरआर में अगर आप बायबैक करते हो तो नॉमिन, अगर आप ये फ्री रिजर्व अगर से कर रहे हो ना, ठीक है, सिक्योरिटीज में अगर से कर रहे हो ना, तो व्हाट दे डू, व्हाट दे से, कि आपको नॉमिनल अमाउंट ऑफ जो वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू का जो आप कर रहे हो बायबैक, ठीक है, जितना उसका नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, ठीक है, उतने का आपको किस किस में पैसा डालना है, सीआरआर में उतना पैसा डालना है। ठीक है, सीआरआर क्रिएट करना है। फिर लिखा सर काम की चीज में आओ ना, चलो काम की चीज में आते, तो लिखा लिमिट ऑन दी बायबैक। ये क्या बोल रहा है, अगर आप बायबैक कितने परसेंट तक का कर रहे हो, 10% ऑफ योर पेड अप कैपिटल फ्रीजर सिक्योरिटीज में, ये जो होता है ना, ठीक है, अगर आप इतने तक का कर रहे हो तो आपको कितना अलाउड है सर। अच्छा ये प्लस है गाइस, ओके, ठीक है, तो अगर आप इतने तक का कर रहे हो तो कितना, तो आपको लिखा ना, अगर आप बायबैक करो इतने तक का तब क्या, और इसके ऊपर का, तो बोले सर इतने तक का अलाउड है क्या, हाँ, तो आप नॉर्मली कर सकते हो। तो लिखा अगर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज हो रही मोर देन 10%, बट कितने तक का है, इक्वल टू और लेस देन 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर एसआर पास करना पड़ेगा। इस केस में अगर 10% तक है तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर लिखा है सर, और इसके ऊपर अलाउड है क्या, नहीं, 25% के ऊपर तो अलाउड ही नहीं है। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल सिक्योरिटी पेमेंट फ्री रिजर्व जो भी आपका होता है उसको नहीं ना, 20% 25% के ऊपर अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर बोले सर लेस देन इक्वल टू ये है तो चलेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, इधर आओ। फिर लिखा है कॉल जनरल मीटिंग में सेंडिंग नोटिस एंड एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट। एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट जो हम लोग 102 में पढ़ते हैं, और जनरल मीटिंग का जो नोटिस हमको पढ़ना पड़ता है 101 में, तो उसके हिसाब से आपको नोटिस भेजना है और क्या पास करना है, एसआर पास करना है। एक सेकेंड रुकना, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, अभी बोल रहा है पास स्पेशल रेजोल्यूशन, लेकिन अगर आपके शेयर्स क्या है, पार्टली पेड अप है, तो अलाउड है क्या, नहीं, पार्टली पेड अप शेयर्स का तो बायबैक होता ही नहीं। तो आपके शेयर्स क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। अच्छा फुल्ली पेड अप भी कहाँ कहाँ से खरीद सकते हो, एग्जिस्टिंग होल्डर, समझे तुम और मैं, हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कंपनी की हम लोग अपने शेयर्स देके बेच के निकल सकते हैं। या ओपन मार्केट में, समझे जो शेयर्स मार्केट होता है, सिक्योरिटीज मार्केट होता है, सेबी क्या जो होता है ना, एनएसी बीएसई, वहां से अगर आप खरीदना चाहती है कंपनी तो वहां से खरीद सकती है। या एम्प्लॉयज को दी थी ना अभी इसॉप में, या स्वेट इक्विटी में, या कोई और से उनको मिला हुआ है तो दे विल बी, यहाँ से इनसे भी ले सकती है वापस। फिर क्या सर मिनिमम और मैक्सिमम क्या, मिनिमम 15 दिन का टाइम है और मैक्सिमम 30 दिन का टाइम है। ठीक है, थ्रू ऑफर लेटर में तुमको ऑफर कर दो कि मालिक अगर तुमको लेना है तो 15 से 30 दिन के अंदर में आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर आप अग्री कर देते हो अपने शेयर्स मेरे को देने के लिए तो मैं बाय कर लेता हूँ। ठीक है, और डिसअग्री हो तो तुम्हारे पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम अभी भी कंटिन्यू करो। अच्छा अग्री कर देते हो, ठीक है, तो अगर आपने बाय बैक किया है तो आप उनसे बाय कर लोगे। फिर अगर उन लोग अग्री, जैसे कोई शेयर होल्डर्स है मिस्टर एलवी, वो अग्री अपने 100 शेयर्स देने को, ठीक है, तो अगर वो अपने 100 शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपने उनका शेयर बाय बैक किया ना, उसके 7 दिन के अंदर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बोला कि 7 दिन के अंदर आपको क्या कर देना है, फिजिकली शेयर्स को डिस्ट्रॉय कर देना है।
मतलब उनका एग्जिस्टेंस खत्म कर दो 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। ठीक है। और इसकी आपको क्या फाइल करनी है, फाइल डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी विद आरओसी। अच्छा समझो, जब आप बायबैक कर रहे हो ना, तो डायरेक्टर्स और केएमपी और ये सब जो लेवल के लोग होते हैं, जनरली डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये लोग लिख के देते हैं कि भाई आज हम लोग बायबैक करें। देखो बायबैक करते हैं ना, हमेशा हायर प्राइस में करते हैं। जैसे 100 रुपये का शेयर है, तो जनरली वो 300-400 रुपये में बायबैक होता है। भाई कोई भी ऐसी थोड़ी नहीं देगा अपना शेयर। आज 100 रुपये की चीज़ मैं तुमसे 400 में खरीदूंगा, तो बिंदास तुम मेरे को दोगे। ठीक है। अच्छा सर, ये बायबैक कंपनी करती क्यों है? बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अपनी शेयर होल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, मतलब कि कंट्रोल मार्केट में ज़्यादा ना चले जाए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है। तो अभी हम लोग उसके डेप्थ में नहीं जा रहे, बट अगर ये करना है तो दे कैन डू। अच्छा, रजिस्टर का में मेंटेन करना है SH10 में, और रिटर्न फाइल करनी बायबैक का कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। कौन से फॉर्म में? SH11 में। जहाँ से बायबैक किया उसके 30 दिन के अंदर आप किसको रिटर्न फाइल कर देना? आरओसी को। रिटर्न मतलब उसके बारे में सारी डिटेल दे देना कि मालिक आरओसी, SH11 में हम आपको ये सब कुछ बता रहे कि हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदने, किससे खरीदे, कितना अमाउंट दिया, कब खरीदा, कब डिस्ट्रॉय किया, कब वो कंप्लीट किया, ये सब कुछ। फिर लिखा है सर, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं हर बार जब जब टेस्ट लेता हूँ ना मेरे रेगुलर बैचेज में, तो मैं ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट देता ही देता हूँ। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? नो बायबैक विद इन 1 ईयर। समझ में? मतलब दो बायबैक के बीच में, दो बायबैक के बीच में कम से कम कितना टाइम होना चाहिए? 1 साल का गैप होना चाहिए। अच्छा, और सर नया इशू करना है तो, बायबैक नहीं बोलो, नया इशू करना है तो, नए शेयर्स का इशू करना है तो 6 महीने का टाइम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? दो बायबैक के जो कितना टाइम होना चाहिए? ठीक है, 1 साल का। और अगर फ्रेश शेयर इशू करना है तो, ठीक है, 6 मंथ्स कम से कम होना चाहिए। जहां से आपने बायबैक किया, यहाँ बायबैक किया है, तो 6 मंथ के बाद ही आप क्या कर सकते हो? फ्रेश इशू कर सकते हो। लेकिन अगर समझो आप कोई कन्वर्जन कर रहे हो, डेट टू इक्विटी जो मैंडेटरी है, या ऐसा कुछ कर रहे हो, तो यू आर अलाउड। समझ में आया? ये दो चीज़ याद रखना। होप सो समझ में आया होगा। चलो, वे स्टार्टिंग विद सेक्शन 70। ये क्या बोलता है? बायबैक इन सर्टेन केसेस क्या है? प्रोहिबिटेड है। ये भी अच्छा है, कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं वो लोग। बोला बायबैक अलाउड नहीं होगा और कंपनी ने फॉल किया है, किस चीज़ का? सर आपने डिपॉजिट लिया था लोगों से, या इंटरेस्ट लिया था, आपने डिवेंचर का पैसा आपका ड्यू हो गया, वो रीपेमेंट के लिए रेडी है, डिपॉजिट रीपेमेंट के लिए रेडी है, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा रीपेमेंट के लिए रेडी है, टर्म लोन का पैसा या इंटरेस्ट उसका रेडी है। ठीक है। आपने कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन वोन लिया, मतलब समझो मैंने कहीं से भी कोई उधार लिया है और आज वो ड्यू है, मैं वो खा के बैठा हूँ, मैं लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर रहा, आई एम सेइंग कि मैं बायबैक करूंगा हाईयर प्राइस में मेरे शेयर्स। भाई तुम खुद सोचो, मैंने तुमको कितने बार बताया कि अगर कोई आपको उधारी देता है, कोई लोन वोन, कोई भी ऐसा पैसा देता है, सो वो आपकी कैपिटल पोजीशन को देख के देते हो, और आप अपनी कैपिटल को एक तरीके से रेड्यूस करो, बायबैक कर रहे हो। सो आप उनके साथ धोखा कर रहे हो, आप उनका पैसा एक तो खा के बैठे हो और ऊपर से कम अलग कर रहे हो। दे विल नॉट बी अलाउड, इट विल नॉट बी अलाउड। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने क्या क्या किया है, डिबेंचर्स, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब रिडम्पशन के लिए, रीपेमेंट के लिए ड्यू थे, इनका इंटरेस्ट खा के बैठे हो, या आपने कोई लोन लिया था तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट आप वो खा के बैठे हो, यू विल नॉट बी अलाउड। समझ में आ रहा है? बायबैक करने के लिए। लेकिन सर अगर आपने गुड कर दिया, ठीक है, अगर आपने एक बार ये डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कर दिया, मतलब लोगों का पैसा वापस दे दिया, रीपेमेंट कर दिया, लोन वोन सब दे दिया, और 3 साल खत्म हो गए, ये सब अच्छा आपने सब बुरा काम खत्म करी, तो आप अच्छे हो गए हो, तो 3 साल बाद आप अच्छे होते, मतलब जिधर जैसे आज समझो मैंने पेमेंट कर दिया, तो यहाँ से 3 साल के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ? बायबैक कर सकता हूँ शेयर्स का। मतलब ये जो एक तरीके से आपको अलाउ किया गया है ना, बेनिफिट दिया गया, एक तरीके का प्रिविलेज है। तो इतना ईजी नहीं है। फिर अगर नॉन कंप्लायंस अगर आपने किया किसी इन चीज़ों का, तो भी बायबैक अलाउड नहीं है। सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया आरओसी को, 123 में डिविडेंड डिक्लेयर करके पेमेंट अगर नहीं किया, या तो डिविडेंड ढंग से डिक्लेयर नहीं किया, या पेमेंट नहीं किया, ठीक है, या 129 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सही से नहीं बनाया, ठीक है, तो ये सब कुछ अगर मैंने डिफॉल्ट किया, तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं पेनल, मतलब एक तरीके से मेरे को अलाउ नहीं करेगा, ये भी मेरे से छीन लेगा राइट बायबैक करने का। होप से समझ में आया होगा। ठीक है। फिर एक और आखिरी का कुछ पॉइंट लिखा है, चलो ये पढ़ लेते हैं। हाँ, ये देखो क्या लिखा है। जहां से भी आपने SR या BR पास किया है, BR अगर कब लगता है? वो 10% वाला, और 10% ज्यादा, लेकिन अगर 25% तक है, तो आपको जनरली क्या लगता है? क्या बोलते हैं? SR। तो आपने जहां से भी वो पास किया उसके 1 साल के अंदर आपको क्या करना है? बायबैक पूरा कंप्लीट कर देना है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि आपका 2:1, 2:1 से ऊपर का क्या नहीं जाना चाहिए? डेट टू इक्विटी का रेशियो। ठीक है। रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी मस्ट नॉट बी मोर देन द ट्वाइस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ योर पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स। तो आपका जो भी पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स वगैरह है, ठीक है, उससे ऊपर का क्या नहीं होना चाहिए, मतलब 2:1 का मेंटेन करना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ और, या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और के लिए ज़्यादा बता दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 6:1।
ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है या ऐसा कुछ है तो उनके लिए हायर हो सकता है। ठीक है, ऐसा। होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर ली सर। ये सब तो हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं ना, 56 ये वाले, इससे लिमिट्स वाले प्रोविजन से, इससे सब कुछ कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, यू गाइस कैन सी। ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकते हैं, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक में जाते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 71 डिवेंचर्स। अच्छा, आज अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इट सेज सेक्शन 71 में डिवेंचर्स है, तो क्या कभी भी डिवेंचर्स में क्या नहीं होता है, वोटिंग राइट। डिवेंचर्स क्या, एक तरीके का डेट, उधारी। तो उधारी में या मतलब एक तरीके से डेट है। ठीक है, तो डेट में आप कहीं से भी वोटिंग राइट नहीं देते हो, आप इक्विटी में वोटिंग राइट देते हो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते। तो लिखा है ये कैसे हो सकता है सर। मे इशू कन्वर्टिबल फुल्ली या पार्टली, मतलब कन्वर्टिबल होगा, फुल्ली इक्विटी में कन्वर्ट होगा, प्रेफरेंस में, मतलब कोई तो भी चीज में कन्वर्ट होगा, या पार्टली कन्वर्ट होगा आफ्टर पासिंग एसआर इन जीएम। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके आप ये कर सकते हो। या मे इशू सिक्योर डिबेंचर्स, उसके लिए आपको रूल 18 फॉलो करना है। देखो, जब भी आप सिक्योर डिबेंचर इशू करते हो तो आपको हमेशा क्या क्रिएट करना पड़ता है, चार्ज, उतने अमाउंट का। एग्जाम्पल, मैंने 10 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया तो 10 लाख रुपए तक का मेरे को चार्ज क्रिएट करना है, जो भी हम लोग नेक्स्ट के 5th 6th चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेरे को कौन अपॉइंट करना पड़ता है, डिबेंचर ट्रस्ट, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है सर, 10 ईयर्स होता है इन जनरल केस, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी तो आपके लिए कितना हो सकता है, 30 ईयर्स। ठीक है, प्रोवाइडेड उसमें और भी कंडीशंस होती है। समझ में आया कि जनरली कितना है टेन्योर, 10 ईयर्स सर, प्रेफरेंस का 20 ईयर्स, मैक्सिमम दोनों ईयर्स में 30 ईयर्स। फिर कैसा एट प्रिस्क्राइब परसेंटेज, ये क्या बोलना चाह रहा है, आपको डीआरआर बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आउट ऑफ योर प्रॉफिट, जो भी किसके लिए अवेलेबल है, डिविडेंड, मतलब कि फ्री रिजर्व या ये सब से जो भी आपके पास पैसा पड़ा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें से आप क्या बना के दोगे, डीआरआर बनाओगे। ठीक है, और ये अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करोगे, इन दी स्पेसिफाइड एसेट्स। कंपलसरी है, अगर प्रोस्पेक्टस आपने इशू लिखा है ना, कंपलसरी इफ प्रोस्पेक्टस इशूड, पब्लिक ऑफर इज मेड, या ऑफर, अच्छा समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। आपको ना डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। किसको अपॉइंट करना है, डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। ठीक है, डिवेंचर ट्रस्टी का काम क्या होगा, टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड इनकर लाइबिलिटीज एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो ये सब वो काम करेगा। तो अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो या लेटर ऑफ इशू कर रहे हो, उससे आप पैसा मंगाने वाले हो, तो आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी है। कब मैंडेटरी है, ठीक है, अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करके पैसा मंगा रहे हो, ठीक है, पब्लिक ऑफर कर रहे हो, मतलब आप ऐसे केवल प्रेफरेंस प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू आप डिवेंचर इशू नहीं कर रहे हो, तो अगर आप प्राइवेट पब्लिक पब्लिक ऑफर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो या प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, तो इट इज मैंडेटरी टू नेम एनीवन एज अ डिवेंचर ट्रस्टी। इट कैन बी एनी पर्सन, लाइक एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पर्संस और एन इंस्टीट्यूशंस। ओके, एंड ऑफर टू मेंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिमिट याद रखना। ये क्या बता, अगर आप 500 से ज्यादा लोगों को दे रहे हो तब तो मैंडेटरी है आपको क्या अपॉइंट करना, डिवेंचर ट्रस्टी। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर ये कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी और रिडीम करेगी डिबेंचर्स अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स ऑफ द इशू। अगर कंपनी ये नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा ट्रिब्यूनल के। ऑफकोर्स यार, अगर मैंने तुम्हारा पैसा खा गया तो डिबेंचर होल्डर खुद, या उसके बदले जो उसको रिप्रेजेंट करने और उसको प्रोटेक्ट करने आते हैं, कौन, डिबेंचर ट्रस्टी, वो क्या करेगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, और ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, मतलब कंपनी और डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर ट्रस्टीज को सुनने के बाद ऑर्डर करेगी कि इनको इतने हाथों हाथ पेमेंट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब कुछ। डिवेंचर ट्रस्टी पढ़ेंगे, उसके पहले आ जाओ थोड़ा सा डिवेंचर डीआरआर और ये डीआरआई समझ लेते। तुमने आई थिंक ये सब कुछ ना अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे अगर थोड़ी सी चीजें हैं तो ये पढ़ लो। क्या लिखा है, डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन, अब जो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हो ना, तो ये क्या लिखा है सर, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल हर साल आपको क्या क्रिएट करना है, 15% डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट जो 31 मार्च को क्या होने वाले, मैच्योर, तो जो भी समझो अगले साल मैच्योर होने वाले हैं ना, ठीक है, उसका आपको 15% तक का इन्वेस्ट कर देना है। कहाँ पे करना है सर, केवल इन, तो लिखा है लिस्टेड पब्लिक इशू अदर देन एएफआई, मतलब इन केसेस में नहीं करना है सर, में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, पीएफआई होते हैं ना, इनको छोड़ के। ठीक है, अनलिस्टेड बोले तो इनको अदर देन, तो इन लोगों के उसमें नहीं करना है, लिस्टेड इनके अलावा में करना है। इसके अलावा आ जाओ डायरेक्टली डीआरआर में, डीआरआर नहीं है,
नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी। ये तुम कहाँ से देखना पता है कि ज़्यादा अच्छा, तुम इसको मॉड्यूल से देखना, यू विल फाइंड इट गुड। बट मैंने फिर भी इसको थोड़ा सा फ्री फ्रेंक रखने के लिए ऐसा डाला है। अनलिस्टेड कंपनी, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस में रख रही है तो भी नहीं लगेगा। अदर अनलिस्टेड कंपनी मतलब मेनली कहाँ लगे, इन सब के अलावा, समझो कुछ नहीं। अगर तुमने इसको याद कर लेना तो इन कंपनीज को क्या करना है, नहीं करना है। तो इसके अलावा कौन बचा, बाकी कंपनीज। तो जो भी कंपनीज बची उनको कितना करना है, 10% ऑफ दियर डेट, मतलब 10% का क्या बनाना है, डीआरआर। लेकिन किसको नहीं बनाना है, इन दो को, इन दो को, इन दो को। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, पूरा कचरा तो नहीं हो गया? ओके 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 ओके, समझो वापस क्या बोलना चाह रहा है भाई। इनको और इनको, ठीक है, नहीं बनाना है, लेकिन इनको बनाना है। कितना परसेंट का, 10% का। होप सो समझ में आ गया होगा। डीआरआर क्रिएट करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, आ जाओ काम की चीज में आ जाओ। डिबेंचर ट्रस्टी, सर ये क्या है? तो बोला डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है, बिफोर अपॉइंटमेंट उससे आप क्या ले लो, उसका रिटर्न कंसेंट। रिटर्न में कंसेंट ले लो कि मालिक, अपॉइंटमेंट होने के पहले आप उनसे उनका रिटर्न में कंसेंट ले लो, ठीक है, टू अपियर इन लेटर ऑफ ऑफर और प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आप इनका ले लो क्या, और इनका नाम लिख दो। समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपने मिस्टर एलवी को अपॉइंट किया एज अ डिबेंचर ट्रस्टी, तो रिटर्न कंसेंट ले लिया और प्रोस्पेक्टस में भी उनका नाम हम डाल देना। फिर एलिजिबल, कौन एलिजिबल है? एलिजिबल पढ़ने के पहले समझो एलिजिबिलिटी तो बहुत ईजी है, मतलब काम की चीज़ है, उसी में क्वेश्चन आता है। ड्यूटी समझो, ड्यूटी क्या है भाई, जो डिबेंचर ट्रस्टीज है ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनकी रिड्रेस करना, उनकी ग्रीवेंसेस को। ग्रीवेंस मतलब समझ लो इशूज, कंसर्न्स, क्या कंप्लेंट्स। ठीक है, तो जो भी उनके इश्यूज है, कंसर्न्स है, कंप्लेंट्स है, उसको रिड्रेस करना, खत्म करना, सॉल्व करना डिबेंचर होल्डर्स के, और उनकी इंटरेस्ट के लिए काम करना। ठीक है, अच्छा ये चाहे तो खुद से मीटिंग बुला सकता है, या डिबेंचर होल्डर्स अगर उसको 1/10 लोग आके बोलते हैं मालिक 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 मीटिंग बुलाओ ना, तो डिबेंचर ट्रस्टी का काम ही है कि उनको उनके लिए काम करना है और मीटिंग बुलाना है। अच्छा क्या इनको हम लात मार के भगा सकते हैं? हाँ। क्या वो खुद छोड़ के जा सकते हैं? हाँ। अगर हम उनको भगा रहे हैं डिबेंचर ट्रस्टी को, ठीक है, तो कितने लोग बोलना चाहिए, 3/4 इन दी वैल्यू ऑफ लोग। जैसे डिबेंचर ट्रस्टी समझो 100 लोग है, तो उसका जो 3/4 होगा इन वैल्यू, ठीक है, उन लोग अगर बोलेंगे ना कि ये डिबेंचर ट्रस्टी अच्छा नहीं, इसको हटा दो फॉर सर्टेन रीजंस, तो दे कैन डू। अच्छा लाइबिलिटी आती है क्या सर, समझना ये थोड़ा सा यहाँ पे बीच में आ गया। हाँ, डिबेंचर ट्रस्टी गिल्टी है अगर वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए, ब्रांच नहीं ब्रीच है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या अपना वो ड्यू केयर नहीं लगा पा रहे, जो इज्जत के साथ उसको काम करना था, जो प्रॉपर ड्यू केयर दिमाग लगा के काम करना था, ही इज नॉट डूइंग वेरी वेल। ठीक है, अपना पूरा दिमाग लगा के काम नहीं कर रहे, तो डैमेजेस के लायबल होगा। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको उसकी लाइबिलिटी से एग्जाम कर सकते हो। अगर कितने लोग हाँ बोल रहे, 3/4 वैल्यू ऑफ लोग खुद ही हाँ बोल रहे, नहीं यार डिबेंचर ट्रस्टी लायबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर वो लोग बोल रहे तो, ऑल दो उसने कुछ और किया हो। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज में आ जाओ, डिस्क्वालीफाइड कब है सर? डिबेंचर ट्रस्टी विल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता? अगर समझो आज की डेट में मैं कंपनी में, ये देखो इसके ऊपर बहुत बार ना केस, नॉर्मल केस वाला क्वेश्चन बना है और इजी क्वेश्चंस बनी है, तो याद रखना। अगर आप कंपनी में क्या होल्ड करते हो, बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स। अगर आपका बेनिफिशियली होल्ड शेयर्स, अगर आप शेयर्स होल्ड करो बेनिफिशियली, मतलब आपका बेनिफिट इन्वॉल्व है, आप बेनिफिशियली शेयर्स होल्ड करते हो, तो यू आर आउट। अगर आप कंपनी के प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, केएमपी हो, ऑफिसर हो, एम्प्लॉय हो ऑफ योर कंपनी होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट, CHSA लिखा है ना, तो ग्रुप कंपनी से मतलब, यानी कि कंपनी होल्डिंग सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी में आप क्या हो, या तो प्रमोटर हो, या डायरेक्टर हो, केएमपी ऑफिसर, एम्प्लॉय हो, मतलब आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं हो ना यार, आप कंपनी के चीजों में पल रहे हो, आप कंपनी से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एज ए इन टर्म्स में। सो माइट भी आपकी उतनी इंडिपेंडेंस ना हो, दैट इज वाई दे आर नॉट अलाउड। फिर लिखा एंटाइटल टू मनी अबाउट रेमुनरेशन, अबाउट नहीं लिखा, उसके अलावा बोलना चाह रहे हैं वो, कि एंटाइटल टू मनी आफ्टर योर रेमुनरेशन, रेमुनरेशन के अलावा भी अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है वो, इसके अलावा आप इनडेप्टेड हो। इनडेप्टेड मतलब, इंडेप्टेड मतलब भाई आपने समझ में, आपको कंपनी को पैसा देना है, होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग, उसको पैसा देना है। आपने कोई गारंटी या डेट, समझ, गारंटी ऑफ डेट, आपने कोई और उधारी के लिए कोई गारंटी दे रखी है कि मैं पैसा दूंगा, तो फिर मैं भी डिस्क्वालीफाइड हूँ, मैं डिवेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता इसका। या मेरा पिक्यूनरी रिलेशन है, पैसे के टर्म्स में कोई रिलेशन है 3 साल में, क्या 2% ऑफ माई ग्रॉस टर्नओवर, ठीक है, ऑफ द टर्नओवर और टोटल इनकम, या 50 लाख विच एवर इज हाई, या मैं रिलेटिव हूँ किसका, प्रमोटर का, एम्प्लॉय का, डायरेक्टर या केएमपी का। मैंने पूरा शॉर्ट में दिया यार तुमको, ठीक है, एकदम अच्छे से। तो तुम अगर एक बार फुल फ्लेजेड पढ़ रखी हो ना, तो इफ यू विल दिस, अगर अब तुम इससे पढ़ोगे ना तो तुमको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तुमको ये चार्ट चाहिए तो बिंदास मेरे से ले लेना, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ओके, और लेयर ऑफ 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर और टोटल इनकम, ये अगर इसके ऊपर जा रहा है, ऑल्दो ये लिमिट्स आज तक इन्होंने इतना पूछा नहीं है, फिर भी एक बार बस गो थ्रू करना, बाकी ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। जनरली उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं, ये वाले पोर्शन में मार्क करके दिखा देता हूँ कि इसमें ज़्यादा, तुम देख सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, ये वाले पोर्शन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा पूछा है, ठीक है, ये वाला। तो दे विल आस्क दिस ओनली।
ठीक है, बढ़ू क्या आगे? आगे क्या पढ़ना है सर? we did this, so here we end our chapter 1 2 3 and 4। चार बड़े चैप्टर्स में से मतलब ये एक बड़ा चैप्टर हो गया हमारा। ठीक है, नाउ विल डू अदर चैप्टर्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा, बंदास यू कैन मैसेज मी, यू कैन टेक्स्ट मी। ठीक है, और यू कैन आस्क हियर ओनली। ओके।